सक्षमता परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे सभी शिक्षक साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं, जो सभी कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए उपयोगी होगा। तो प्रैक्टिस सेट आइए बनाइए, और अभी तक जितने भी परीक्षा हुई थी उसी परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन कंटेंट लेकर आए हैं, और इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आप लोगों को परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो आइए वीडियो में बढ़ते हैं। इस चैप्टर में आज का जो क्लास है, महत्वपूर्ण चैप्टर में आज आप लोगों के लिए हिंदी रखे हैं, विज्ञान, गणित और सम्मान अध्ययन के प्रश्न रखे हैं, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हिंदी जो है, स्वच्छंद का अर्थ होता है स्वतंत्र। परीक्षा में पूछा गया है, स्वच्छंद का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को। ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था? तो 1904 में प्रयाग में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से। मेजर ध्यानचंद को किस ओलंपिक में कप्तान बनाया गया था? तो 1936 में बर्लिन ओलंपिक में। चलिए, हॉकी में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में मिला था? तो बर्लिन ओलंपिक 1936 में। नौसिखिया का अर्थ क्या होता है? नया सीखने वाला। हार की जीत पाठ के लेखक कौन है? सुदर्शन। जितने भी कंटेंट हैं सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, और ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा भी गया है। तो वीडियो को अंत तक बने रहे और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें, और इसी टाइप की तैयारी आप लोगों को करना है। चलिए, खड़ग सिंह कौन था? तो कुख्यात डाकू। बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था? सुल्तान। बांका का क्या अर्थ होता है? बताइए। बांका का जो अर्थ क्या होता है? अनोखा एवं सुंदर। अष्टबल का अर्थ क्या होता है? घोड़ा रखने की जगह। घोड़े को किसने चुपके से अष्टबल में बांध दिया था? तो खड़ग सिंह ने। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तुम कल्पना करो पाठ के लेखक कौन है? तो गोपाल सिंह नेपाली। बाल लीला पाठ के लेखक कौन है? तो सूरदास। हस्तिनापुर का राजा कौन था? तो शांतनु, है ना। चलिए, हस्तिनापुर के युवराज का नाम क्या था? भीष्म। निषादों के राजा कौन थे? दासराज। दासराज की पुत्री का नाम क्या था? तो सत्यवती। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिज्ञा पाठ के लेखक कौन है? तो बंशीधर श्रीवास्तव। प्रतिज्ञा पाठ क्या है? एकांकी। देवव्रत में क्या कहलाया? भीष्म पितामह, है ना। देवव्रत बाद में क्या कहलाया? भीष्म पितामह। प्रतिज्ञा का अर्थ क्या होता है? शपथ। प्रांगण का अर्थ होता है निपुण। सामंत का अर्थ होता है जमींदार। जिंदा दिल किसे कहा गया है? तो सरजू भैया को, है ना। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। सरजू भैया को कितनी संतानें थी? तो 5। सरजू भैया किस व्यवसाय को सफल नहीं हो सका? तो लेन देन के व्यवसाय में। कागजी का अर्थ होता है मौलवी या विचारक, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुर्दबीन का अर्थ होता है सूक्ष्मदर्शी यंत्र। चौहान का अर्थ क्या होता है? हंसी मजाक। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, कितनी बार क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा गया है, और पिछली परीक्षा में भी पूछा गया है, सक्षमता जो 1 हुआ था उसमें भी। तो ये जितने भी आज का जो कंटेंट है, आज का जो प्रश्न है, सभी कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के शिक्षकों के लिए है। तो चलिए, आज का हिंदी का कंटेंट है। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां। शेरशाह ने कौन सा रोड बनाया? तो ग्रैंड ट्रंक रोड, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेरशाह का जन्म कब हुआ था? तो 1472 में। शेरशाह के पिता का नाम क्या था? तो हसन खां, है ना। सूर्यवंश की स्थापना किसने की थी? तो शेरशाह सूरी ने। कलसी का अर्थ क्या होता है ना। घर आया नगरी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलसी का अर्थ होता है तीसी, है ना। अब आइए, तू जिंदा है तो कविता का लेखक कौन है? तो शंकर शैलेंद्र, है ना। क्या है? शंकर शैलेंद्र। इंद्रगाह कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद। झांसी की रानी पाठ के लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीनबंधु निराला पाठ के लेखक कौन है? आचार्य श्री पूजन सहाय।
अन्वेषण का अर्थ होता है खोज, वेरी वीवीआई क्वेश्चन है। भग्नावशेष का अर्थ होता है खंडहर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनके माताजी का क्या नाम था? भीमाबाई। उसकी पत्नी का नाम था रामाबाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो बहिष्कृत भारत का। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भारत सरकार का प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शूद्र कौन है नामक पुस्तक किसकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। उसकी मृत्यु कब हुई थी? 6 दिसंबर 1956 की। किसकी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूढ़िवादी का अर्थ क्या होता है? पुरानी विचारधारा को मानने वाला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उच्च शिक्षा के लिए विदेश कौन भेजा? तो बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ ने। कौन भेजा? बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूल गया है क्यों इंसान पाठ के कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन। स्वार्थी दानव के लेखक कौन है? ऑस्कर वाइल्ड। दानव के बाग में शतालू के कितने पेड़ थे? तो 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहू किस राज्य का राज पर्व है? तो असम का। ओणम किस राज्य का पर्व है? केरल का। पोंगल किस राज्य का पर्व है? तो तमिलनाडु का। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहड़ी किस राज्य का फसल त्यौहार है? पंजाब का। सरहुल किस राज्य का फसल त्यौहार है? झारखंड का। मुजफ्फरपुर का कौन सा फल प्रसिद्ध है? तो बताइए, लीची, है ना। शाही लीची जो है मुजफ्फरपुर का प्रसिद्ध फल है। हाजीपुर का कौन सा फल प्रसिद्ध है? तो केला, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना के पास गंगा नदी पर कौन सा पुल बना है? गांधी सेतु। कोइलवर में किस नदी पर पुल बना है? सोन नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिखों के 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिबा में। बरौनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो बरौनी जो है तेल साफ करने वाला कारखाना है वहाँ पे। दल झील कहाँ है? तो कश्मीर में। भीमराव ने कौन सा साप्ताहिक पत्रिका चलाया था? तो मुख्य नायक ने। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछा भी गया है, इसीलिए पूछे जाने की संभावना भी है, इसीलिए वीडियो को अंत तक बने रहे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कश्मीर सूचना के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक। राजतरंगिणी किसकी रचना है? तो कल्हण की, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिमन्यु की वीरता पाठ के लेखक कौन है? तो शिव पूजन सहाय। प्रार्थना कविता के कवि किसका प्रेमी बनना चाहते हैं? तो मानव का। घुमंटू भोटिया के लेखक कौन है? तो श्याम सिंह शशि। फूल वालों की सेर कब लगा? 1812 ईस्वी में। सच्ची लगन और अथक परिश्रम का पुरस्कार किसे मिला? शर्मा जी को। आज़ादी के बाद भारत की आबादी कितनी बढ़ी है? तो 3 गुनी बढ़ी है ना। चलिए, अनिल दिव्या को किस जांच के लिए अस्पताल ले गए? तो रक्त की जांच के लिए। वीर कुंवर सिंह कहाँ रहते थे? तो आरा में। ठक्कर बापा कौन थे? तो समाज सुधारक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुब्बारा जो है किस साल में उड़ाया गया? तो 1783 में। हलवा राजकुमार किसे कहा जाता है? तो बलराम जी को। ताजमहल कहाँ है? तो आगरा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। काबुली वाला कहाँ का रहने वाला था? काबुल का। सरोजनी नायडू कौन थी? तो बिहार का राज्यपाल। सरोजनी नायडू का जन्म कब हुआ था? तो 26 अगस्त 1910 को। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उषा के भाई कहाँ काम करता था? तो जमशेदपुर में। धर्मपाल और शिशुपाल कौन बड़ा था? तो धर्मपाल बड़ा था। 26 जनवरी की परेड में किसको सलामी दी जाती है? तो राष्ट्रपति को। मानव बनो कविता का कवि कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन है। वर्षा बहार का लेखक कौन है? मुकुटधर पांडे है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा स्तुति किस प्रकार की विद्या है? तो कविता है। अब आइए आगे पढ़ते हैं। चलिए, अब हिंदी चैप्टर से प्रश्न आगे है, तो प्रश्न को हम लोग बनाते हैं जो परीक्षा में पूछा गया है और इसी आधार पर आप लोगों को तैयारी भी करना है।
तो चाहिए संज्ञा के बारे में जानते हो। संज्ञा के कितने भेद है? तो 8 भेद हैं। संज्ञा का मतलब होता है किसी का नाम, चाहे वस्तु का हो, स्थान का हो, व्यक्ति का हो, वह नाम ही क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। तो संज्ञा जो है इसमें आता है समूहवाचक संज्ञा। अब इन लोगों को बताइए कि राम, हिमालय, सेना, इन तीनों में जो है समूहवाचक संज्ञा क्या है? तो समूहवाचक संज्ञा किसको कहेंगे? जिससे समूह भर का बोध हो, चाहे वह व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो। तो समूह व्यक्ति का बोध होता है सेना, है ना। इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेना। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तद्भव नहीं है ना। निम्न में से इनमें से कौन सा क्या है? तद्भव नहीं है। तो बताइए इसका कौन सा तद्भव नहीं है? तो तद्भव जो है धैर्य नहीं है ना। तत्सम तद्भव, तद्भव जो है क्या हो गया? धैर्य नहीं है। बाकी धोती है, दाहिना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अठखो कोना, अठकोना में कौन सा समास है? द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है। तो अठकोना, इससे क्या हो रहा है? संख्यावाचक का बोध हो रहा है। अठकोना का मतलब 8 कोण, है ना। 8 कोण, 8 कोना, तो मतलब अठकोना। तो जिससे संख्या वाचक का बोध हो, संख्या का बोध हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विगु समास। इसको क्या बोलेंगे हम? द्विगु समास। संख्या पूर्वे द्विगु, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्तुति का विलोम है। स्तुति, स्तुति का जो विलोम है क्या है? बताइए। समालोचना है, निंदा है, आलोचना है, इनमें से कोई नहीं। तो स्तुति का जो विलोम है वह हो जाएगा निंदा, निंदा करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गरीबों को वस्त्र दो, गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कौन सा कारक है? तो कारक जितने भी हैं 8 हैं, वो आप लोग 8 का तैयारी कर लीजिएगा अच्छा ढंग से, है ना। तो गरीबों को वस्त्र दो, तो यहाँ पर देने का काम हो रहा है। तो देने का काम किस में होगा? तो संप्रदान कारक में, है ना। अपादान कारक में अलग होने का बोध होगा। पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो अपादान कारक। करण कारक का मतलब हो गया 7, मैं कलम से लिखता हूँ, तो कलम से हो गया करण कारक। और संप्रदान का मतलब है कि किसी को देना, जैसे गरीबों को वस्त्र दो, है ना। तो संप्रदान कारक का उदाहरण हो गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। सच्चे लोग कभी नहीं हारते, है ना। कभी हारते नहीं। इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? तो सच्चे मतलब क्या हो गया ये? मतलब संज्ञा की विशेषता बता रहा है ना। तो गुणवाचक विशेषण हो गया है ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इत्यादि का संधि विच्छेद, तो संधि विच्छेद जरूर पूछा गया है। तो संधि विच्छेद आप लोगों को तैयारी कर लेना है, बिल्कुल अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा। और 1 से 2 क्वेश्चन जरूर संधि विच्छेद में जो है पूछा गया है पिछली परीक्षा में। तो इत्यादि का संधि विच्छेद क्या हो गया? इतिजोर आदि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इतिजोर आदि। चलिए व्यष्टि का विलोम है। व्यष्टि, व्यष्टि का विलोम क्या है? बताइए आप लोग। व्यष्टि का जो विलोम है वो हो जाएगा समष्टि, है ना, समष्टि। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवार्जन, परिवार्जन का क्या अर्थ होता है? परिवार्जन का जो अर्थ होता है क्या होता है? बहिष्करण के, अनुकरण के, परिष्करण। बताइए आप लोग। तो परिमार्जन का जो अर्थ होता है वो होता है परिष्करण। क्या होता है? परिष्करण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयाम का अर्थ होता है, आयाम, आयाम का जो अर्थ होता है क्या होता है? तो विस्तार, है ना। आयाम का अर्थ क्या होता है? विस्तार। चलिए जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। तो अभी जो क्रिया हो रही है समाप्त तो नहीं हुआ है, तो अपूर्ण वर्तमान काल हो रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ, तुम खेल रहे हो, वह सो रहा है, तो क्रिया जारी है। तो वो हो गया, काम पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए यह अपूर्ण वर्तमान काल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन। कोई आ रहा है, कोई निश्चित नहीं है, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है पता नहीं।
इस वाक्य में सर्वनाम है, कौन सा? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई निश्चित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है। विशेषण के भेद याद कर लीजिएगा, संज्ञा के भेद याद कर लीजिएगा, है ना, सर्वनाम के भेद याद कर लीजिएगा, ये जितने भी हैं सभी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन जो है पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 13। श्याम पेंसिल से लिखता है, अभी ये बताए थे। से 7 का बोध हो रहा है ना, इसमें कौन सा कारक हो गया? करण कारक। संप्रदान कारक का मतलब बताए थे, किसी को देना, जैसे क्या कहते हैं, गरीब को वस्त्र दो। अपादान कारक का मतलब हो गया अलग होना, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मोहन विद्यालय से आता है, अलग हो रहा है, तो हो गया अपादान कारक। मैं कलम से लिखता हूँ, श्याम पेंसिल से लिखता है, तो ये करण कारक हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए, है ना। गाय घास चरकर चली गई, कहाँ चली गई? चली गई, तो वह हो जाएगा भूतकाल में। मैं गया, कहाँ गया? मैं गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? भूतकाल का सेंटेंस हो जाएगा। चलिए अब आइए, गृह का संधि विच्छेद है। गृह का संधि विच्छेद है, क्या है? तो निह जोड़ ई। निरीह का जो संधि विच्छेद क्या है? निह जोड़ ई। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? कौन सी? तो बघेली। कौन सी? बघेली। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17। जिन ढूंढा 3 पाइयाँ गहरे पानी पैठ, लोकोक्ति का अर्थ। जरूर एक मुहावरा और लोकोक्ति जरूर पूछा गया है, इसीलिए आप लोगों को पूर्णतः सिलेबस के आधार पर आप लोगों का आज का कंटेंट लाए हैं। जो पहली बार आए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके उसे शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरह का क्वेश्चन जो आप लोगों को तैयारी करना है, एक नमूना है, प्रैक्टिस सेट है, उसको आप लोग पूरे अंत तक बनाइए। चलिए क्या हो जाएगा? जिन ढूंढा 3 पाइयाँ गहरे पानी पैठ, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, बिल्कुल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी, है ना। लता ने 2 चिट्ठी लिखी, लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखा, बताइए तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी, ये वाक्य क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। चलिए 19वां प्रश्न है। निम्न में से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? तो सर्वनाम किसको कहेंगे? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहेंगे। तो अब बताइए, क्रिया का स्थान पर नहीं, बिल्कुल गलत। विशेषण का स्थान पर नहीं, संज्ञा का स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहेंगे? सर्वनाम। इस तरह रहता आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अब आइए, शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है? यमक में होती है, अनुप्रास में होती है, वक्रोक्ति में होती है? तो आप लोग बताइए किस में होती है? तो यमक में। आवृत्ति, शब्दों की आवृत्ति, बार बार आवृत्ति आएगा तो किस अलंकार में? तो यमक में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां सवाल है, उचित शब्द का चयन करें। उचित शब्द का चयन करें, क्या है? मन को मोह लेने वाला, मनमोहक कहलाएगा, बिल्कुल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुहावरे का अर्थ बताएं। मुहावरे का अर्थ बताएं। घोड़े पर चढ़े रहना, मतलब क्या हो गया? उतावले में आना, बिल्कुल बिल्कुल उतावले में आना। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। इस वाक्य में 10 किस प्रकार का विशेषण है? जिसमें संख्या का होगा तो संख्यावाचक विशेषण ही होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण है, क्या है? री, ए, उ। तो मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का जो उदाहरण है वो हो जाएगा री, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्षत्रिय शब्द का तद्भव रूप क्या है? क्षत्रिय शब्द का है ना तद्भव रूप क्या हो जाएगा? छत्री, कत्री, खत्री। तो यह हो जाएगा खत्री, है ना। चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं है चुनना है आपको, है ना। रोष, रश्मि, अंशु। तो रश्मि तो है ही, अंशु है, रोष नहीं है। तो ये इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए, 27वां प्रश्न है, निम्न में से कनक शब्द का अर्थ नहीं है। नहीं है, कनक शब्द का अर्थ नहीं है। छल, खजूर, सोना, है ना। क्या हो जाएगा? कनक का अर्थ नहीं है तो छल। छल जो है इसका अर्थ नहीं है। खजूर भी है और सोना भी है। चलिए, मैं विदेश नहीं जाऊंगी, यह किस प्रकार का वाक्य है? बताइए। प्रश्नवाचक बिल्कुल नहीं, संकेतवाचक बिल्कुल नहीं, निषेधवाचक बिल्कुल। ये निषेध मना कर रहा है ना, निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा ये। अब यह यथा समय शब्द में कौन सा समास है? बताइए। यथा समय, यथा मतलब अव्ययभाव नहीं, यथा समय जो है कौन सा समास का उदाहरण है? तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है यथा समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राक्कलन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ध्यान रखिए, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा। उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों जो है 1 से 2 क्वेश्चन जो है जरूर पूछा गया, हर परीक्षा में पूछा गया है। इसीलिए आप लोगों का लिए एक नमूना लाए हैं। प्राक कथन शब्द का उपसर्ग है प्राक, यहाँ फलंत हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए गणित का सवाल है। गणित आप लोगों को बनाना है। गणित का भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है। 5 से 7 क्वेश्चन जो है पूछा गया है जनरल जीके जीएस में, है ना। चलिए, एक क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार बगीचे की बार की लंबाई 60 मीटर है, तो बगीचे का क्षेत्रफल कितना होगा? एक वर्गाकार, वर्ग का मतलब चारों भुजा क्या होगा? बराबर होगा। तो चारों भुजा बराबर है, वर्गाकार बगीचा हो गया। तो वर्गाकार बगीचा की बार की लंबाई मतलब यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक, जिसका कितना है? 60 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा? वर्ग का परिमिति। तो वर्ग की जो मतलब बार की लंबाई बराबर वर्ग की परिमिति। तो वर्ग की परिमिति कितना हो गया? 60 मीटर। तो वर्ग की परिमिति 60 मीटर है, तो वर्ग की भुजा निकालना है। तो सबसे पहले वर्ग की भुजा हमको निकालना है। तो वर्ग की परिमिति हो जाएगा क्या कहते हैं? बार की लंबाई बराबर वर्ग की परिमिति बराबर 60 में, तो वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा का जो सूत्र हो जाएगा क्या हो जाएगा? परिमिति बटा 4। परिमिति बटा 4, तो परिमिति कितना है? 60 है, तो 60 बटा 4, 4 से भाग कर दीजिए 15, 15 मीटर निकला। तो 15 मीटर लंबाई भी है, 15 मीटर चौड़ाई भी है ना। तो इसका क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो भुजा, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वर्ग का बगीचे का? तो भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा। तो 15 गुने 15 बराबर 225 वर्ग मीटर। 15 को 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 225 वर्ग मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। 11 कलमों की कीमत 264 रुपया है, तो 23 कलमों की कीमत क्या हो जाएगा? तो 11 कलमों की कीमत जो है आपको कितना है? 264 रुपया। तो एक कलम का कीमत क्या हो जाएगा? तो 264 बट्टा 11। इसी तरह 23 कलम का कीमत, तो 264 बट्टा 11 गुने 23। तो आप काट दीजिए। तो 11 का 11 दूनी 22, 11 चौका 44, तो 24 गुने 23। तो 24 को 23 से गुना करके निकालिए, कितना आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन सी 552। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 552। 24 गुने 23 को गुना करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? 552 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन आया था, यदि x और y दो अभाज्य संख्या हो तो उसका लघुत्तम समाप्त क्या होगा। वास्तव में दोनों अभाज्य संख्या तो उसका गुणनफल ही लघुत्तम समावर्तक कहलाएगा। तो x और y दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो x y गुने तो x और y, इसका क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक। इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, 10 पुरुष 15 बच्चों के बराबर खाना खाते हैं तो कितने बच्चे 20 पुरुषों के बराबर खाना खाएंगे। बहुत आसान तरीका है, क्या है, एक एक नियम पर ले चलते हैं। 10 पुरुष 15 बच्चों का खाना खाते हैं तो एक पुरुष 15 बत्ता क्या हो जाएगा 10, है ना। इसी तरह 20 पुरुष तो 20 पुरुष का, तो एक पुरुष का इतना, तो 20 पुरुष का कितना हो जाएगा, तो 15/10 गुने 20, तो हो जाएगा 10 का 10, 10 दूना 20, 15 दूना 30, 30 बच्चों के बराबर जो इसका खाना खाएगा। चलिए अब है अगला क्वेश्चन, 25 डिग्री का संपूरक कोण होगा तो संपूरक कोण किसे कहेंगे, दो कोण मिलकर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो जिसमें से एक कोण का माप दिया है 25 डिग्री, तो दूसरा कोण तो कितना होगा, 25 में कितना मिलाएंगे 180 पूरेगा, या 180 में से 25 घटा दीजिए तो 155 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, इसी तरह का गणित का क्वेश्चन जो है पूछा गया है, तो आप लोग इसी तरह का क्वेश्चन बनाइएगा मैथमेटिक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ओजन छिद्र के रूप में के नाम से जाना जाता है। ओजन छिद्र किस मंडल में, तो समताप मंडल में। किसमें, समताप मंडल में जो है ओजन छिद्र के रूप में जानते हैं। चलो 37वां प्रश्न है, मोती का मुख्य घटक है, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। बिल्कुल यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लोहे में जंग लगने पर वजन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। लोहे में जंग लगने पर इसका वजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोटर चालक अपने पीछे सड़क को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। किस प्रकार का, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। एड्स है, क्या है, वायरस के कारण होता है। शरीर के तरल पदार्थ रक्त सीएम द्वारा वहन किया जाता है। बिल्कुल ये सही राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बहुत भी क्वेश्चन है, पूछा भी गया है, अब बार बार पूछे जाने की संभावना भी है। WC बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना कब हुई थी, तो 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को, ध्यान रखिएगा। काकोरी डकैती कांड कब हुआ था, तो काकोरी डकैती कांड जो हुआ था कब हुआ था, पता है, 1925 ईस्वी को। कब हुआ था, 1925 ईस्वी को। अब बताइए 1925 ईस्वी को जो हुआ था कैसे हुआ था, तो काकोरी षड्यंत्र कांड जो हुआ था वह 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो है एक ट्रेन को सशस्त्र डकैती जो किया गया था। किसके द्वारा, तो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, असफुल्ला खान के द्वारा, रोशन सिंह के द्वारा। एक कांड जो है काकोरी कांड का जो है साजिश किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। काकोरी डकैती कांड केस में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी, तो भी बताए थे, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान, इन दोनों को जो है फांसी दी गई थी। चलिए विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए, तो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 25 वर्ष। भारत में भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, तो विनोबा भावे ने। बहुत पीवीआई क्वेश्चन है ये। चलिए राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने, है ना। चलिए
विश्व के देशों में क्षेत्रफल में भारत का स्थान कितना है? तो 7वां है ना। पहला स्थान किसका है बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय समांतर श्रेणी से बना है, जिसमें से सबसे पुरानी श्रेणी है। आप बताइए सबसे पुरानी श्रेणी क्या है? बृहत हिमालय श्रेणी है ना। चलिए अगला बढ़ते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्यों करते हैं? पौधे जो है वाष्पोत्सर्जन क्यों करते हैं? अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, अपने आप को ठंडा रखने के लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए। तो अपने आप को ठंडा रखने के लिए जो है वह पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 50 का। तमिलनाडु के पूर्वी तट पर वर्षा अक्टूबर से नवंबर के दौरान होती है ना। तमिलनाडु के पूर्वी तट पर वर्षा जो होता है अक्टूबर से नवंबर के दौरान होती है। कौन, कब? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, है ना। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण जो है तमिलनाडु के पूर्वी तट पर वर्षा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। बहुत भी कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है। किस जैव प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है? तो श्वसन प्रक्रिया से जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए, निम्न में से प्रचुर मात्रा में जल प्रदूषक है, क्या है? डिटर्जेंट है, औद्योगिक अपशिष्ट कचरा। बिल्कुल यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नागफनी के किस अंग में प्रकाश संश्लेषण भोजन बनता है ना। नागफनी के किस अंग में प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है भोजन बनता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तना में जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनता है। कहाँ? तो नागफनी के तना भाग में। अब आइए कुछ चैप्टर है विज्ञान से जितने भी कुछ क्वेश्चन था वो भी रख लिए हैं परीक्षा उपयोगी, उसको भी पढ़ लेते हैं। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी का है? तो हिरण का। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत में। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो हेनरी सीले ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। दाब बढ़ने पर जल का कटना क्या होता है? बढ़ता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विविध दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो तीसरा नियम है। तांबा कॉपर का शत्रु कौन है? तो गंधक। ध्यान रखिएगा, पूछा गया प्रश्न सब है ये। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने किया था? तो हेनरी बेकरल ने। दो समतल दर्पण एक दूसरे के से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी गई एक गेंद के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 5 हो जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? तो एक अवतल दर्पण का। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व की, है ना। चलिए, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो उसका दोगुना कर दीजिए, 8 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, कारों, तर्कों और ब्रशों के ड्राइवर के सीट के बगल में कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण। ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाएगा? उपधातु। चलिए, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो इस्पात में। इस्पात में जो है ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। अब अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है
एकाएक वह बाएं सिकुड़ लेता है तो तूल का कोणीय वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है, पलायन वेग। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, आधी, 2% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। एक लड़की झूला पर झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़का आकर बैठ जाता है तो झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित होगा। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव कब है, अनुनाद के कारण, है ना। अब आइए, वैक्यूरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं, तो जल के प्रवाह की दर। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से जो है दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़ कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो क्या होगा, 12 घंटे का दिन हो जाएगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी का 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए पिंड को, तो उस पिंड को क्या कहेंगे, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। किस वेग से, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से। अब है, उपग्रह के समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या करना चाहिए, स्प्रिंग घड़ी। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी का तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। दाब का मात्रक है पास्कल, है ना। चलिए, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का, है ना। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना है, तो 273 के। वाटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई थी, तो ग्रीक भाषा में। क्यूरी किसकी इकाई है, तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, तो बैंगनी की। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं, है ना। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकेंड। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो बेंगलोर में, है ना। प्राध्वनि विमानों की चाल कितना होती है, ध्वनि की चाल से अधिक। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है, तो मिट्टी का तेल। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो हिप्पोक्रेटस की, है ना। कार में रेडिएटर का कार्य क्या है, इंजन को ठंडा रखना। मनुष्य के शरीर के ताप होता है कितना, तो 37 डिग्री सी। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस कैसा होगा, उत्तल। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस क्या होगा, अवतल, है ना। चलिए, तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण, तो अपवर्तन के कारण। निम्न में से कौन सा एक आवेश रहित कण है, तो न्यूट्रॉन। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, शारीरिकी, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो बैंगनी का। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा का सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो तालाब की वास्तविक गहराई कितनी होगी, 4 मीटर।